उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव आज़ाद नगर में दो भाई रहते थे। गोपाल और कार्तिक दोनों एक ही माँ के संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फ़र्क था। कार्तिक बड़ा भाई था, तेज़, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत घमंडी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वही गोपाल छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती और ईमानदार। उनके पिता हरिराम गांव के सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत, खलिहान और पुरखों की ज़मीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन एक रात अचानक हार्ट अटैक से वो चल बसे। उस समय गोपाल केवल 17 साल का था और कार्तिक 23 का। हरिराम के गुजरने के बाद दोनों भाइयों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ गायत्री का यही सपना था कि दोनों भाई मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार्तिक ने तुरंत पिता की ज़मीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस ज़मीन को कैसे बेच सकते हैं? हमारे पिताजी ने उस ज़मीन पे अपना खून पसीना बहाया है। तू नहीं समझेगा छोटे, तुझे क्या लगता है गांव में छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहें गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं, मैं बिजनेस करूँगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। गांव का घर खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मैं आपके साथ शहर नहीं आ सकता। इस गांव में यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोपाल को बुरा लगा। वो खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वो मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वो कुछ ना कर पाया। माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सर झुका लिया। कार्तिक ने पिता की आधी ज़मीन बेच दी और शहर चला गया। गोपाल गांव में ही रह गया। जो ज़मीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने बैल जोते, खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। उधर शहर में कार्तिक ने पिता की दौलत से वह प्यार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियाँ और शहर की चमक दमक में वो पूरी तरह डूब गया। वह गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और गोपाल की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे वाह गवार, तू अभी भी उस गंदे कचरे से भरे खेत में घंटों तक धंसा हुआ है? क्या तुझे अब भी इस मिट्टी से अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ, मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट बूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। तू अब भी वही पुरानी धोती और फटी बनियान, वही गोबर की गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस ये देहात छोड़ना होगा। खेत खलिहान को भूल जा, धोती उतार, सूट पहन, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कचरे में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, लेकिन तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझे कोई ना कोई काम दिला ही दूंगा। गोपाल बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, पर समय सबका हिसाब रखता है। शहर की चुकाचौंध ने कार्तिक को पूरी तरह बदल दिया। वो अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था जो पिता की छड़ी से डर कर खेतों में हल जोता था। अब उसके पास लैपटॉप, कंपनी का एक छोटा फ्रेंचाइज बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की ज़मीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 3 महीने बाद कार्तिक गांव आता, बड़ी गाड़ी में, चमकते कपड़ों में। वो माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और गोपाल का मजाक उड़ाता। गोपाल ने जो आधी ज़मीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाई,
गायें भैंस पाली। वो दिन भर काम करता, रात में किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। कार्तिक जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती गाड़ी, महंगे कपड़े और हर वाक़े में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी कार्तिक की पत्नी बने। आखिरकार सरपंच प्रताप सिंह की नज़र लगी। उनकी बेटी मीना एक सुंदर, नखरे वाली और शहरी सपनों से भरी लड़की, जो हमेशा महंगे लिपस्टिक्स और झुमकों में सजी रहती थी। कार्तिक को मीना पसंद आई। उसे लगा ऐसी बहू उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल निगाड़े, लाइट सब सजा, सब कुछ जैसे किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर गोपाल चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नज़रें आसमान में नहीं, धरती पर टिकी थी। माँ गायत्री अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन गोपाल की देखभाल ने कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद गोपाल ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी राधा, गांव के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ वर्षों पहले चल बसी। राधा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और प्रेम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद गोपाल और राधा का जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम को चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। कार्तिक का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला, बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ, ऊपर से मीना हर रोज नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही गहने पहन पहन कर बूर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है, शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर अगले महीने शादी है, 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम इज कम 4 नए ड्रेस चाहिए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और 2 शादी के दिन। और नई चप्पल भी, पिछली बार वाली चप्पल टूट गई थी। शाम को खाली हाथ लौटता हूँ। नए गहने, पार्लर और कपड़ों की बातें मेरे दिल में चुभती हैं। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ दूँ जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। मीना, थोड़ा साथ दो ना, तुम थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम भूलो मत मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे बाबा ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी न करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। मीना घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। खाना नौकर बनाता, कपड़े धोबी ले जाता। जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर भी चले गए। एक दिन वो भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, कार ले गई, घर नीलाम हो गया। कार्तिक और मीना सड़क पर आ गए। मीना की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जैसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उस मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? ऊपर वाले ये कैसा पति दिया है तूने, जो इतने बड़े दिन दिखा रहा है? ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तुम चिंता मत करो मीना, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी। गोपाल धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था।
उसकी फसल अच्छी हो रही थी और राधा हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वो गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ को रोज़ तेल से सर में मालिश करती। एक दिन गांव के बाज़ार में कार्तिक लौट आया, पैदल थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि गोपाल अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसकी मेहनत की तारीफ़ें करते थे। कार्तिक की छाती में आग जल उठी। तो अब ये हाल है, कभी भी जो मेरे पीछे पीछे चलता था आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरे छोटे भाई ने मेरी मुंह पर ताना मारा है। क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर सका। ये गवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए नफरत अब भी जिंदा थी। कुछ तो कीजिए। वो गोपाल और इरादा हमसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकते हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वो हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐश वो आराम देख देख कर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं जिनके ऊपर कभी हम तरस खाते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। सुनिए, अब और नहीं, मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो मर जाऊंगी। कार्तिक दिन रात एक ही बात सोचता कि कैसे गोपाल को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ गायत्री चल बसी, पूरा गांव मातम में डूब गया। गोपाल को माँ के चले जाने का बहुत दुख हुआ। कार्तिक भी वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू तो थे लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद कार्तिक तहसील कार्यालय गया और एक पटवारी से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि माँ गायत्री अपनी मृत्यु से पहले संपत्ति केवल कार्तिक के नाम करती है। दस्तावेज नकल थे लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब गोपाल खेत से लौट रहा था तो देखा कि घर पर दो आदमी खड़े हैं। गांव के पटवारी और चौकीदार। कार्तिक ने सबके सामने कागज़ लहराते हुए कहा, देख गोपाल, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, ये घर, ये खेत और ये आंगन, अब कानून के मुताबिक ये सब मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें ये घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है कि माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वो तुझसे कम मुझे नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? भाई, क्या इतना सब कुछ काफ़ी ना था? तुमने शहर जाने के लिए पहले ही पिताजी की आधी ज़मीन बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ, इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। खेतों में माँ की हंसी की गूंज सुनता हूँ। क्या ये सब छीन लेगा तू मुझसे? माँ की परछाई भी बांट ली तूने। कानून ये सब नहीं देखता गोपाल, कानून सबूत देखता है। गोपाल ने चुपचाप अपनी पत्नी राधा और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वही पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर एक कोने में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी चिंता मत करिए। इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी ये झोंपड़ी छोटी है, पर आपका मन बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के इस समय में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। राधा, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। कार्तिक ने मुझसे मेरी ज़मीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की, लेकिन मैं फिर से सब काम करूँगा। तुम देखना, बहुत जल्द गांव में हम अपना घर ले लेंगे। गोपाल फिर से खड़ा हुआ। उसने फिर से मेहनत शुरू की, दुगनी मेहनत। राधा ने फिर से उसका साथ दिया, पूरे विश्वास के साथ। कार्तिक ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे तब एक बात भूल गया था, धोखे की उम्मीद पर खड़ी कोई इमारत ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। जिस शख्स से उसने वसीयत बनाई थी उसका नाम था लाल सिंह, एक चालाक,
लालची इंसान जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। कार्तिक ने उससे कहा था कि तू पेपर बना दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही लाल सिंह ने काम किया और पैसे मांगे तो कार्तिक ने टाल मटोल शुरू कर दी। तूने अपना सगा भाई नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ। चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे देना, उसी में तेरी भलाई है। गांव के चौपाल में उस दिन सरपंचों को बुलाया गया था क्योंकि गांव में ज़मीन को लेकर कई सवाल उठने लगे। कार्तिक वहां सबसे पहले पहुंचा ताकि अपने झूठ को सच का जामा पहनाकर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां लाल सिंह आ धमका, सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ। उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज़, दस्तों की तुलना और तहसील से निकली असल नकल पेश की। सबके सामने उसने ऊंची आवाज़ से कहा, इन कागजों में जो दस्तखत हैं वो गायत्री जी के नहीं हैं। मैंने खुद कार्तिक के कहने पर ये बनाए थे। वो बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वो भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सज़ा भुगतने आया हूँ, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूँ जिसने अपने ही सगे भाई से छल की। पूरा गांव सुन रह गया। कार्तिक की बोलती ही बंद हो गई। उसकी आंखें भर आई, न शर्म से बल्कि डर से। पंचायत के मुखिया बोले, अपने भाई को कार्तिक, तुमने ना सिर्फ अपने भाई को धोखा दिया बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। गोपाल को उसकी ज़मीन और मकान वापस दिया जाए और कार्तिक को गांव से बेदखल किया जाए ताकि वो दूसरों के लिए सबक बने। लाल सिंह को चेतावनी दी गई कि अगली बार किसी इंसान के साथ ऐसा किया तो उसे भी सज़ा मिलेगी। और फिर कार्तिक ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सर झुकाया। कोई बहाना नहीं, कोई फरेब नहीं। उसका झूठ, उसका घमंड, उसका स्वाद सबके सामने नंगा हो गया था। वो चुपचाप गांव से निकल गया, धूल भरे रास्ते पर चलते हुए। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है गोपाल, शायद इसी का नाम है असली अमीर। या ऊपर वाले मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उसे मेहनत और ईमानदारी की सीख दे। शायद समय ने इन्हें अपना सबक सिखा दिया है, अब तू इनकी मदद कर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।